के समय सभी पाठशालाओं के छात्र दल बना करके गंगा जी के किनारे आते, परस्पर शास्त्रालाप किया करते। ये उन सब में प्रधान रहते। किसी पाठशाला के छात्रों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो किसी पाठशाला के छात्रों को परास्त कर रहे हैं। यही इनका नित्य प्रति का कार्य था। 10-10, 20-20 छात्र मिलकर इनसे शंका करने लगते। ये बारी बारी से सबका उत्तर देते। इनकी पाठशाला वाले इनका पक्ष लेते। कभी कभी बातों ही बातों में लड़ाई झगड़ा की भी नौबत आ जाती। इस बात में भी ये किसी से कम नहीं थे। इस प्रकार ये सभी पाठशालाओं के छात्रों में प्रसिद्ध हो गए। विद्यार्थी इनकी सूरत देखकर भागने लगे कि जहां मिलेंगे तर्क विवाद करेंगे। उन दिनों आजकल की भांति व्याकरण के टीका ग्रंथों का प्रचार नहीं था, छापे खाने नहीं थे, इसलिए पुस्तकें हाथ से ही लिखनी पड़ती थी और मूल के साथ ही टीका को भी कंठस्थ करना पड़ता था। अध्यापक टीकाओं के ऊपर जो टिप्पणियां बताते उन्हें छात्र भूल जाते, इसलिए कई छात्र परस्पर मिलकर पाठ को विचार न ले तब तक पाठ लगता ही नहीं था। अब भी पाठशालाओं में बुद्धिमान छात्र अपने साथियों को पाठ विचरवाया करते हैं। निमाई भी अपने साथियों को पाठ विचरवाते, इसलिए सभी छात्र इनका गुरु की भांति आदर करते थे। ये विषयों का इस ढंग से विषय को समझाते जो पढ़ाई का विषय था कि मूर्ख से मूर्ख छात्र सहज में पढ़े हुए पाठ को समझ जाता था। उन दिनों गौरांग व्याकरण के पंचीटीका नामक ग्रंथ को समाप्त कर चुके थे। इन्होंने उसके ऊपर एक सरल टिप्पणी भी लिखी। इनकी की हुई टीका के ऊपर टिप्पणी विद्यार्थियों के बड़े ही काम की थी। बहुत शीघ्र ही विद्यार्थियों में इनकी टिप्पणी का प्रचार हो गया और बड़े बड़े विद्वानों ने इनके पांडित्यपूर्ण टिप्पणी का मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यही तक नहीं, उस टिप्पणी का नवद्वीप से बाहर अन्य देशों के छात्रों में भी प्रचार हुआ और सभी ने इनके पांडित्य की सराहना की। इस प्रकार इनकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। व्याकरण के साथ ही अलंकार के भी पाठ सुनते और उन्हें सुनते सुनते हृदयंगम कर लेते। ये जो सुनते वो कंठस्थ हो जाता। इस प्रकार ये थोड़े ही समय में व्याकरण तथा अलंकार के प्रवीण आचार्य हो गए। उन दिनों नवद्वीप में जो न्याय का बोलबाला था, पंडित व्याकरण पढ़कर न्याय नहीं जानता उसको विशेष सम्मान नहीं होता था। न्याय में उन दिनों पंडित वासुदेव सार्वभौम नदिया के राजा समझे जाते थे। न्याय में उन्हीं की पाठशाला सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी। उसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। उस पाठशाला के पढ़े हुए छात्र आज संसार प्रसिद्ध पंडित माने जाते हैं। नव्य न्याय की जो टीका जागदीशी के नाम से न्याय की ही परिचय देती है, उसी के प्रणेता पंडित जगदीश के भी गुरु भवानंद इसी पाठशाला के छात्र थे। दीधित नाम की जगत प्रसिद्ध ग्रंथ के प्रणेता पंडित रघुनाथ जी भी उन दिनों इसी पाठशाला में पढ़ते थे। इस प्रकार वह पाठशाला न्याय का एक भारी केंद्र बनी हुई थी। निमाई भी पाठशाला में जाकर न्याय का पाठ सुनने लगे। ऐसी पाठशालाओं में प्रत्येक छात्रों के पृथक पाठ नहीं चलते, 10-5 पाठ होते हैं। अपनी जैसी योग्यता हो उसी पाठ को जाकर सुनते रहो, बस यही पढ़ाई थी। सैकड़ों छात्र और पंडित पाठ सुनने आते हैं। अध्यापक उनमें से बहुतों का नाम पता भी नहीं जानते, वे पाठ सुनकर चले जाते हैं। आज भी काशी आदि बड़े बड़े स्थानों की प्राचीन ढंग की पाठशालाओं में ऐसी ही रिवाज है। निमाई भी पाठशाला में जाकर पाठ सुनाते। सार्वभौम महाशय का उन दिनों इनके साथ कोई विशेष परिचय नहीं हुआ, किंतु इनकी चंचलता, चपलता, वाक्पटुता और लोकोत्तर मेधा के कारण मुख्य छात्र इनसे बहुत स्नेह करने लगे। वे ये भी जानने लगे कि न्याय जैसे गंभीर विषय को निमाई भली भांत समझता है। वो अन्य बहुत से छात्रों की बात केवल सुनकर ही नहीं चला जाता। पीछे जिनका हम उल्लेख कर चुके हैं वे दीधिति महाग्रंथ के रचयिता पंडित रघुनाथ उन दिनों सभी छात्रों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। उन्हें स्वयं भी अपनी तर्क शक्ति और विलक्षण बुद्धि का भरोसा था। उनकी उस समय से ही ये प्रबल वासना थी कि मैं भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध न्यायिक बनूं, संपूर्ण देश में मेरी विलक्षण बुद्धि की ख्याति हो जाए। जो जैसे होनहार होते हैं उनकी पहले से वैसी भावना होती है। रघुनाथ की भी सर्वमान्य बनने की पहले से ही वासना थी।
रघुनाथ के साथ निमाई का परिचय पहले से ही हो चुका था। उनके साथ इनकी गाढ़ी मैत्री भी हो चुकी थी। निमाई कभी कभी रघुनाथ के निवास स्थान पर भी जाया करते थे और उनसे न्याय संबंधी बातें किया करते थे। इनकी बातचीत से ही रघुनाथ समझ गए थे कि ये कोई होनहार न्यायिक है। वे समझते थे कि मुझसे न्याय में स्पर्धा रखने वाला नवद्वीप में दूसरा कोई छात्र नहीं है। निमाई से बातचीत करते करते उनको खटकने लगा कि यदि इसने परिश्रम कर लिया तो मुझसे बड़ा विद्वान हो जाएगा। बातचीत से समझ गए, किंतु उन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, इसलिए इस विचार को अपने हृदय में जमने नहीं देते थे। एक दिन रघुनाथ को गुरु ने कोई पंक्ति लगाने को दी। वह पंक्ति रघुनाथ की समझ में ही नहीं आई। वे दिन भर चुपचाप बैठे हुए उसी पंक्ति को सोचते रहे। तीसरे पहर जाकर वो पंक्ति रघुनाथ की समझ में आई। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु को बताकर वे अपने स्थान पर भोजन बनाने चले गए। निमाई का स्वभाव तो चंचल था ही। रघुनाथ को पाठशाला में न देखकर आप उनके निवास स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर देखा रघुनाथ भोजन बना रहे हैं। लकड़ी गीली है, रघुनाथ बार बार फूंकते हैं, अग्नि जलती ही नहीं। धुएं के कारण उनकी आंखें लाल पड़ गई हैं और उनमें से पानी निकल रहा है। हंसते हुए निमाई ने रघुनाथ के चौके में प्रवेश किया और प्रेम के साथ हंसते हुए, पंडित महाशय, आज असमय में रसोई कैसे बना रहे हो? अग्नि में फूंक देते हुए रघुनाथ ने कहा, क्या बताऊं भाई, गुरुजी ने एक पंक्ति लगाने के लिए दी थी, वो मेरी समझ में ही नहीं आई। दिन भर सोचते रहने पर अब समझ में आई है। उसे अभी गुरुजी को सुना कर आया हूं, इसलिए भोजन बनाने में देर हो गई। जल्दी से निमाई ने कहा, जरा हमको वो पंक्ति सुनाए। पंक्ति क्या आफत थी जो आप जैसे पंडित की समझ में इतनी देर में आई? जरूर कोई बहुत ही कठिन होगी, मैं भी एक बार सुनना चाहता हूं। रघुनाथ ने पंक्ति सुना दी। थोड़ी देर सोचने के अंतर निमाई हंस पड़े और बोले, बस इस छोटी सी पंक्ति की इतनी बात को सोचने के लिए इतना समय? आवेश के साथ रघुनाथ ने कहा, अच्छा कुछ भी नहीं है तो तुम ही लगा कर बताओ पंक्ति। इतना सुनते ही निमाई बड़ी सरलता के साथ पंक्ति के पूर्व पक्ष की स्थापना की। फिर यथावत एक एक शंका का समाधान करते हुए उसे बिल्कुल ठीक लगा दिया। इतनी जल्दी खिलवाड़ में हंसते हंसते ऐसी कठिन पंक्ति का उत्तर? रघुनाथ को पक्का भरोसा हो गया कि हमसे बढ़कर ये विद्वान है। उन्हें जो शंका थी वो प्रत्यक्ष उपस्थित हुई। उनकी सभी आशा पर पानी फिर गया और वो भोजन बनाना भूल गए। निमाई उनके मनोभाव को ताड़ गए कि रघुनाथ कुछ लज्जित हो गए हैं, इसलिए ये कहते हुए कि अच्छा आप भोजन बनावे, फिर मिलेंगे। पाठशाला की ओर चले गए। रघुनाथ जी जैसे तैसे भोजन बनाया, किंतु उनके हृदय में निमाई की बुद्धि के प्रति दाह होने के कारण उन्हें भोजन में आनंद नहीं आया। जैसे तैसे भोजन करके वो पाठशाला में आए। अब निमाई की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। घुंघराले लंबे लंबे बाल, तेजस्वी चेहरा, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी सुहावनी आंखें और मीठे भाषण, मंद मुस्कान देखने वाले को स्वतः अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वे सभी से दिल खोलकर मिलते और खूब घुल मिलकर बातें करते। उनके मिलने वाले परस्पर सभी यही समझते थी, निमाई जितना अधिक स्नेह हमसे करता है उतना किसी दूसरे से शायद ही करता हो। इसका कारण यह था कि उनके हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सम्मान है उसे सभी अपना सगा संबंधी समझने लगते हैं। इसलिए निमाई के बहुत अधिक स्नेही थे। व्याकरण पढ़ने के अनंतर ये न्याय का अभ्यास करने लगे और उसी बीच न्याय के ऊपर भी एक टिप्पणी लिखने लगे। इनके सहपाठी और स्नेही पंडित रघुनाथ जी उसी समय अपने जगत प्रसिद्ध दीधिति ग्रंथ को लिख रहे थे। वे समझते थे मेरा यह ग्रंथ अर्वाचीन न्याय के ग्रंथों में अद्वितीय होगा। जब उन्होंने सुना कि निमाई भी एक न्याय ग्रंथ लिख रहे हैं तब तो इनको भय मालूम पड़ने लगा और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस ग्रंथ को देखना चाहिए। ये सोचकर एक दिन उन्होंने निमाई से कहा, भाई हमने सुना है न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो, हमारी बड़ी इच्छा है किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखाओ। इन्होंने जोरों से हंसते हुए कहा, जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं, भला हम न्याय जैसे जटिल विषय पर लिख ही क्या सकते हैं।
ये तो आप जैसे पंडितों का काम है, हम तो वैसे ही मनोविनोद के लिए खिलवाड़ सा करने लगे हैं, आपसे किसने कह दिया? रघुनाथ ने आग्रह के साथ कहा, कुछ भी हो, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो अपने ग्रंथ को मुझे जरूर दिखाओ। इन्होंने जल्दी से कहा, भला इसमें आपत्ति की बात ही क्या हो सकती है, ये तो हमारा सौभाग्य कि आप जैसे विद्वान हमारी रचना को देखने की जिज्ञासा करते हैं, मैं कल जरूर उसे लेता आऊंगा। दूसरे दिन निमाई अपने ग्रंथ को साथ लेके आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपने ग्रंथ को सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों ज्यों उस ग्रंथ को सुनते त्यों ही त्यों उनकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी, यहां तक कि वे ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट कर रोने लगे। और निमाई अपनी ध्वनि में सुनाते ही जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि रघुनाथ की ग्रंथ सुनने से क्या दशा हो रही है। सुनाते सुनाते एक बार उन्होंने दृष्टि उठाकर रघुनाथ की ओर देखा। इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? आंसू पोंछते हुए रुद्ध कंठ में उन्होंने कहा, निमाई तुमसे मैं अपने मनोगत भावों को छिपाकर एक नया दूसरा पाप न करूंगा। सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से अपने ग्रंथ को लिख रहा था कि वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को देखकर मेरी चिराभिलषित आशा पर पानी फिर गया। भला तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो गया हूं। यह सुनकर निमाई बड़े जोरों से हंसे और उन्हें स्पर्श करते हुए, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख कर रहे हैं? भला ये कोई बात है? ये साधारण सी पोथी है। मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त जलती अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को स्वाहा कर सकता हूं, फिर ये बात क्या है? इस पुस्तक ने आपको कष्ट दिया, मैं अभी इसे नष्ट कर देता हूं। इतना कहते कहते निमाई पंडित ने अपने बड़े परिश्रम से हस्तलिखित पोथी को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, फेंक दिया। जाह्नवी की तीक्ष्ण प्रवाह की हिलोरों में पुस्तक के पन्ने इधर उधर नाचने लगे, मानो निमाई के त्याग और प्रेम के गीत गा गाकर वे आनंद से थिरक रहे हों। रघुनाथ ने निमाई को गले से लगाया और प्रेम के कारण रूंधे हुए कंठ से बोले, भैया निमाई, ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम ही कर सकते हो। इतनी भारी लोकैषणा को तृणवत समझकर उसका तिरस्कार कर देना तुम्हारे जैसे ही महापुरुषों का काम है। हम तो कीर्ति और प्रतिष्ठा के कीड़े हैं। हमारी पुस्तक की अपेक्षा तुम्हारे इस त्याग की संसार में लाखों गुनी ख्याति होगी और आगे लोग इस त्याग के द्वारा महत्व समझ सकेंगे प्रेम का। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने घर लौट आए। उसी दिन से निमाई का न्याय पढ़ना ही नहीं छूटा, किंतु उनका पाठशाला ही जाना ही छूट गया।